गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आशा करता हूँ कि कुशल मंगल होंगे इस लॉकडाउन की स्थिति में। जैसा कि कई जगह लॉकडाउन होने के कगार पर आ गई है स्थिति, तो आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन स्टडी से मज़े करिए, ठीक है। तो हम लोग पुर्तगाली मतलब यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन देख रहे हैं। जब हमने पुर्तगालियों का दमन कर लिया मतलब पतन कर लिया, अब हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक होगा हमारा दोस्तों डच। क्या होने वाला है? डच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पुर्तगालियों के बाद डच आए भारत में। पुर्तगालियों के बाद कौन आए भाई भारत में? डचों का आगमन हुआ। थोड़ा सा एक बार इस डच पर हो जाए कुछ चर्चा। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये डच इससे पहले स्पेन के अधीन थे। मतलब स्पेन का क्या था? ये गुलाम था ये डच, ठीक है। जो डच था वो स्पेन का गुलाम रह चुका है। जो वही स्पेन जिन्होंने सबसे पहले दुनिया को खोजने की नींव रखी, वही स्पेन जहां से कोलंबस निकला और इंडिया की खोज की जगह क्या खोज कर बैठा? अमेरिका का। तभी तो पूर्वी तट को रेड इंडियन नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए ये डच असल में कहाँ है? ठीक, ये डच कहाँ के रहने वाले हैं? ये डच दोस्तों जो आपका यूरोप महाद्वीप है उसके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक देश है नीदरलैंड। कौन सा देश है भाई? नीदरलैंड। मैंने आपको मैप पहले बना चुका हूँ, मैप के थ्रू मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ कौन सा देश कहाँ है। तो ये नीदरलैंड, पुराना नाम क्या कहते थे? हॉलैंड। हॉलैंड के नाम इसे जाना जाता है। हॉलैंड का जो नया नाम है वो नीदरलैंड। तो डच कहाँ से आए थे दोस्तों? डच आपका नीदरलैंड से आए थे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हम क्या पढ़ रहे हैं? समुद्री मार्ग से भारत आगमन, ठीक है, यूरोपीय कंपनियों का। अब देखिए आखिर डचों ने यहाँ कैसे अधिकार जमाया, उसको मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपका। लेकिन फिर से आते हैं, हम एक भारत का एक छोटा सा में बना देते हैं और आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा फिर से, क्योंकि ये आपका दमन वाला इलाका है, कर्नाटक केरल वाला इलाका ये पड़ता है। अभी भी आपका देखो, मैंने आपको बता दिया पुर्तगालियों का दमन तो हमने कर दिया, लेकिन पुर्तगाली आजादी के 15 वर्ष बाद भी भारत पे अपनी सत्ता मतलब निरंतर अभी भी अपना सत्ता यहाँ पर बनाए बैठे रहेंगे, ठीक है। कौन? पुर्तगाली। अब डच आते हैं और डच आते हैं तो इनकी एक कंपनी आती है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। पहले आपको याद रखना है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इस नाम से इनकी एक कंपनी आती है भारत में और ये कंपनी डच सरकार की ओर से थी। ये कंपनी सरकार के अधीन काम करती थी, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ये वहाँ से सरकार द्वारा बनाई गई, सरकार द्वारा भेजी गई एक कंपनी थी, ठीक है। अब इसके बाद जब ये भारत पहुँचते हैं तो सबसे पहले जब ये भारत पहुँचते हैं उनके साथ एक नेतृत्व एक दल आता है जिसका नाम है कार्नेलियस। जो आता है, जो दल लेकर के आता है उसका नाम है कार्लेनियस कार्नेलियस हाउटमैन। कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों की प्रथम खेप भारत पहुंचती है दोस्तों, ठीक है। कौन सी? कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में भारत पहली बार एक खेप डच भारत पहुंचती है। और ये जब पहुंचती है तब ये जहां पहुंचती है उस जगह का नाम है मुच्छलीपट्टनम। कौन सा पट्टनम दोस्तों? मुच्छलीपट्टनम। आपको याद रखना है, कहीं पर मछलीपट्टनम है, मुच्छलीपट्टनम। ये मुच्छलीपट्टनम आपका जहां पड़ता है उस राज्य का नाम है दोस्तों आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। और ये लोग सबसे पहले डचों की जो पहली फैक्ट्री लगाई जाती है वो आपका इस वाले रीजन पे आपका आंध्र प्रदेश राज्य है। यहाँ पर आपका मुच्छलीपट्टनम है। यहाँ 1605 में डचों की पहली व्यापारिक कोठी खोली जाती है।
जिसे आप क्या बोलते हैं, फैक्ट्री। उन दिनों की फैक्ट्री ऐसी फैक्ट्री नहीं होती थी जो आधुनिक इंडस्ट्री है। बस क्या करते थे, 4 खंबे खोद दिए, 4 खंबे गाड़ दिए, वहां पर आपका एक छोटा सा क्या बना दिया, आपका जो ये लोग यहाँ से कच्चा माल लेते थे और उसको इकट्ठा करके रखते थे दोस्तों वहां पर, जिससे क्या हो, आपका समुद्र से सट्टा वाला बंदरगाह था ये, और जहाजों में लोड करने में इनको क्या होती थी, आसानी होती थी। क्या होती थी, यहाँ से जहाजों में ना, देखो अब समुद्र का इलाका है यहाँ से, क्योंकि समुद्र से ये लोग आएंगे और बंदरगाह में लोड करेंगे और यहाँ से चलते फिरेंगे। तो ये नहीं कि इंडस्ट्री ये लोग बड़े स्तर पर काम कर रहे थे, नहीं, बस 4 खंबे खोद दिए, उसी में आपका छत डाल दिया, वहां पर सामान रख दिए, बस, ठीक, वहां की देखरेख करने वाले थे। ठीक है, अच्छा, ये लोग आंध्र प्रदेश में 1605 में पहली फैक्ट्री लगाते हैं। दूसरी फैक्ट्री जहां लगाते हैं उस जगह का नाम है पतपौली, पत्तो या पतपौली, पतपौली, यहां पर दूसरी फैक्ट्री लगाते हैं। तीसरी फैक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरी फैक्ट्री पुल्लीकट बहुत इंपॉर्टेंट है, पुल्लीकट, क्योंकि ये पुल्लीकट इनका व्यापारिक केंद्र रहा है बच्चों। जो पुल्लीकट है वो डचों का एक व्यापारिक केंद्र रहा है दोस्तों, व्यापारिक केंद्र का मुख्यालय। और ये आपका जो दोस्तों पुल्लीकट है ये तमिलनाडु में है भाई, यहाँ पर, ठीक है, पुल्लीकट कहाँ है, तमिलनाडु। ये इनका क्या रहा है, आपका व्यापारिक मुख्यालय, व्यापारिक केंद्र का मुख्यालय, व्यापारिक केंद्र का मुख्यालय ये रहा है इन लोगों का, डचों का। ठीक, अब इसके बाद यही पुल्लीकट आपका सन 1690 में यहाँ से स्थानांतरित होगा ये व्यापारिक केंद्र, और पहुँचेगा आपका यही तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है दोस्तों आपका नागपट्टनम। क्या दोस्तों, नागपट्टनम, ठीक है, नागपट्टनम में इन लोगों की व्यापारिक केंद्र बाद में सन 1690 में पुल्लीकट से स्थानांतरित होकर के नागपट्टनम पहुंच जाते हैं, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इन लोगों ने कोच्चिन में एक किले की स्थापना करते हैं, जिसे आप कोच्चिन में फोर्ट विलियम नाम से जानते हैं। किस नाम से, फोर्ट विलियम नाम से आप जानते हैं। अब इस फोर्ट विलियम का निर्माण डचों ने सन 1663 में किया था, आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी बस हिंट के तौर पर। अब इनके कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये लोग आए तो ठीक भारत की ओर, लेकिन इन लोगों ने थोड़ा सा भारत में इंटरेस्ट कम दिखाया। अब भारत में इंटरेस्ट कम दिखाया, असल में इन लोगों ने कहाँ इंटरेस्ट दिखाया भाई, इंडोनेशिया में। कहाँ दिखाया, दिख रहा है, आई थिंक मेरे ख्याल दिखना चाहिए, नहीं तो भारत के निचले रीजन पर आप जाइए, दक्षिण पूर्व एशिया की ओर। यहाँ पर आपका जो एक देश है, जो द्वीप है, उस द्वीप का नाम है भाई आपका इंडोनेशिया। मैंने डेस्टर खो दिया, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के मसाला द्वीप, जो ये इंडोनेशिया पूरा है मसाले के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर आपका मसाला द्वीप पर क्या कर लिया, इन लोगों ने अधिकार कर लिया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पर भी अधिकार कर लिया। ठीक, इसके बाद इन लोगों ने शिलोन, जिसे आप वर्तमान श्रीलंका नाम से जानते हैं, इन्होंने श्रीलंका पर भी अधिकार जमा लिया भाई। किन्होंने, डचों ने। ठीक, देख रहे हैं आप। अब यही कारण होगा कि बाद में आपका डचों का जो पतन होगा, ये कारण भी एक कारण रहेगा, क्योंकि वो भारत में अच्छे से क्या नहीं करेंगे दोस्तों, ध्यान नहीं देंगे। इनकी जो व्यापारिक व्यवस्था थी वो सहकारिता पर आधारित थी, आप इतना याद रखेंगे। ठीक, इसके बाद जो भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग ज्यादा फला फूला, वो ऊनी वस्त्र उद्योग दोस्तों आपका डचों के आवागमन के बाद ही पला। जो ऊनी वस्त्र थे, ये ऊनी वस्त्र भारत से व्यापार, मतलब भारत से निर्यात कैसे हुआ, आयात तो यहाँ से नहीं हुआ, निर्यात किया गया ऊनी वस्त्रों का डचों के द्वारा। ठीक है, इन लोगों ने कच्चा माल यहाँ से ऊनी वस्त्र जो बनाए गए थे उसको इन लोगों ने यूरोप ले गए। लोग कहाँ ले गए, यूरोप ले गए। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको रखना है दोस्तों याद, भारत से ऊनी वस्त्र या ऊनी वस्त्रों का
ऊनी वस्त्रों का व्यापार, ठीक है दोस्तों, डचों के आगमन के बाद ही यहाँ ये चीज देखने को मिली। ठीक है, ऊनी वस्त्रों का व्यापार, अगर व्यापार हो रहा है तो क्या होगा दोस्तों, निर्यात होगा। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद आपको जो चीज याद रखनी है इन डचों पर इतना ही आपको याद रखना है। अब हम सीधे पढ़ेंगे डचों के पतन के कारण। क्या पढ़ेंगे, डचों के पतन के कारण। तो टॉप हेडिंग डालेंगे आप। सिर्फ आपको मैं फिर से याद देना चाहूंगा, वनडे एग्जाम के लिए प्रथम चाहे पुर्तगाली ने प्रथम कोटि मतलब प्रथम व्यापारिक कोटि कहाँ खोली, आपका डचों ने प्रथम कहाँ खोली, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर भी मैं अपने नोट्स में मेंशन कर दूंगा इन चीजों को। ठीक है, तो आप मैं इसको मिटाऊंगा और डचों का पतन आप क्या लिखेंगे, टॉप हेडिंग क्या लिखेंगे दोस्तों, डचों का पतन। तो आप साथ साथ में हमारे दूसरे जो प्लेलिस्ट में अन्य सीरीजेस चल रही है, चाहे आईसीआर के लिए हो चाहे उत्तराखंड के एग्जाम के लिए हो, बढ़िया से डिटेल से वहाँ पढ़ाया जा रहा है, आप उनका लुत्फ उठाइए। ठीक है दोस्तों, तो डचों का पतन, डचों के पतन के कारण, डचों के पतन के कारण। ठीक है, अब आखिर देखिए इन लोगों का पतन आखिर कैसे हुआ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो आपको याद होना चाहिए, जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि डच एक कैसी कंपनी थी भाई, डच एक सरकारी कंपनी थी। कैसी कंपनी, सरकारी। अगर सरकारी कंपनी थी, अब देखिए मोनेटाइन कहां से हो रहा है आपका, मोनेटाइज आपका इस कंपनी को आपका डच नीदरलैंड से किया जा रहा है इसको मोनेटाइज। अब अगर देखिए वहां से मोनेटाइज किया जा रहा है तो पहले देखो वहां से किया जा रहा है तो यहां देखरेख के लिए एक गवर्नर या कुछ तो रखे होंगे इन लोगों ने प्रशासक, लेकिन वो प्रशासक क्या निकले, कमजोर निकले भाई। प्रशासक कैसे निकले, कमजोर। अब ये प्रशासक कमजोर और ढीले क्यों हुए, क्योंकि ये कैसी कंपनी थी, एक ये सरकारी कंपनी थी। अब देखिए सरकारी कंपनी है तो इनको क्या मिलता था, वेतन। अब इनको वेतन कम दिया जाता था। वेतन क्या दिया जाता था भाई, कम। अगर वेतन कम दिया जाएगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगी, रिश्वतखोर बढ़ेगी। ठीक है, तो इसलिए भी ये डचों का एक पतन का कारण रहा भाई। दूसरा कारण मैंने आपको बता दिया, कमजोर प्रशासक होना। तीसरा कारण आपको याद रखना है, इन लोगों ने भारत में कम इंटरेस्ट दिखाया। जबकि इन लोगों ने कहाँ इंटरेस्ट दिखाया, इन लोगों ने इंडोनेशिया के मसाला द्वीप, जो इंडोनेशिया के आसपास के मसाले द्वीप के नाम से जाना जाता है, और जकार्ता और श्रीलंकाई, इनमें इन लोगों ने इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाया। क्यों, क्योंकि यहाँ से इनको भारत के मुकाबले ज़्यादा मसाले मिल रहे थे, और इसीलिए। ठीक, तो आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, भारत के मुकाबले इन लोगों ने इंडोनेशिया पर ज्यादा ध्यान दिया भाई। अब मैंने बता दिया वहां ध्यान देने का रीजन क्या रहा था। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है बेडरा का युद्ध। कौन सा युद्ध, बेडरा का युद्ध। ये भी इनका सबसे प्रमुख कारण रहा है, बेडरा का युद्ध। अब जो बेडरा का युद्ध होता है ये आपका बंगाल में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, बंगाल में, सन 1759 में। कब होता है, सन 1759 में। और जिन जिन के बीच होता है, ये अंग्रेजी सेना के बीच और डच सेना के बीच होती है, और जिसमें डचों की बुरी तरह से क्या होती है, पराजय होती है। और डच इस तरीके से इनको कहाँ खदेड़ा जाता है, डच यहाँ से चले जाते हैं या अंग्रेज यहाँ से खदेड़ देते हैं। कहाँ से, बंगाल से, क्योंकि इन लोगों ने बंगाल में भी क्या किया थे, बंगाल में भी अपनी व्यापारिक कोठी खोद ली थी। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब अंग्रेज आ रहे हैं। अब अंग्रेजों ने बेडरा के युद्ध में डचों को अच्छे से पराजय किया। ये बेडरा का युद्ध पूछा गया है कि किस किस के बीच हुआ था दोस्तों। बेडरा का युद्ध सन 1759 में आपका डच सेना और अंग्रेज सेनाओं के बीच हुई थी, जिसमें डचों की क्या हुई थी दोस्तों, अच्छे से पराजय हुई थी। इस तरीके से डचों का यहाँ से क्या हो जाता है, आपका पतन हो जाता है भारत से। लेकिन अभी भी डच आपका इस वाले
कॉन्टिनेंट में आपका बने रहेंगे। ठीक है, पुर्तगाली अभी भी आपका गोवा, दमन द्वीप वाले रीजनों में अभी भी अपने ताक झाक बनाए बैठे हैं, इतना आपको याद रखना है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में बढ़ेंगे दोस्तों। अंग्रेजों पर पढ़ेंगे। हम किन पर पढ़ेंगे? हम ब्रिटिश लारे, BECI। ठीक है, तो आप लिखेंगे टॉप हेडिंग। अब दोस्तों अंग्रेज, अब मैं किसको ला रहा हूं? अंग्रेजों को लेकर के आ रहा हूं। बस आप थोड़ा सा फ्रेम करेंगे, फिर ये ब्रिटिशर्स पर कल हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, अंग्रेज जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, टॉप हेडिंग आप डालेंगे दोस्तों। ठीक, थोड़ा सा इस पर फ्रेमिंग करता हूं। देखिए, लंदन में, कहा? लंदन में। अब लंदन कहाँ है मत पूछिएगा, मैंने पहले दिन ही बता दिया आपको फ्रेमिंग के थ्रू पूरा मैप, तो इसलिए सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला एपिसोड जरूर देखिएगा। लंदन में 217 लोगों की एक मीटिंग बैठी गई और उस मीटिंग में एक कंपनी बनाने की योजना रखी गई, और जिस कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जिस कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी क्या करेगी? पूर्वोत्तर की ओर क्या करेगी? व्यापार करने के लिए बनाई गई थी, मतलब पूर्वोत्तर देश की ओर। ठीक है, अब ये कंपनी आपकी 31 दिसंबर 1600 में बनाई जाती है। कब बनाई जाती है मित्रों? 31 दिसंबर 1600 में। अब आप कहेंगे कि सर ये तो 1599, हाँ 1599 भी आपको याद रखना है। असल में डेट आपको 31 दिसंबर 1600 ही दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि महारानी एलिजाबेथ ने 1600 में इस पर क्या की होती है? साइन की होती है। आप जाइए और 15 वर्षों के लिए ये कंपनी आपकी भारत की ओर, मतलब पूर्वोत्तर देश की ओर अग्रसर होती है। ठीक है, इसीलिए 15 वर्ष इसका क्या रखा गया था? टाइम पीरियड रखा गया था। फिर धीरे धीरे बाद में मुनाफा कमाएंगे और इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी ये कंपनी की टाइम पीरियड। तो इससे पहले आपको कि कौन सबसे पहले आया था उस पर चर्चा करूं, तो इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा हिंट पर ले जाता हूं। आपको ले जाता हूं सन 1597 में, जो स्थल मार्ग से आने वाला प्रथम अधिकारी था उसका नाम है अंग्रेज जॉन हॉल। आपको नाम रखने हैं जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल, ये साहब आए थे आपके सबसे पहले भारत, और जहां से आए थे उस रूट का नाम है, ये स्थल मार्ग से आए थे भाई। किस मार्ग से? स्थल मार्ग से आपका 1599 में आए थे भाई। कहीं कहीं 1997 भी है। ठीक, 1599 में ये आपके भारत की ओर आते हैं और कुछ ही समय के बाद वापस चले जाते हैं, बस घूमने के तौर पे। लेकिन असल में ये जॉन मिल्डन दोबारा आते हैं और 1504 में एक दल के नेतृत्व का मुख्यकर्ता बन के आते हैं ये, मतलब ठीक है, मुख्य अधिकारी बन करके आते हैं। लेकिन डॉक्टर मनमोहन जैसे हमारे कौन हुए PM, वैसे तरह ये मूर्धन्य होते हैं और चले जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, खाली आते हैं देख करके चले जाते हैं। 1604 में दोबारा आते हैं। कब आते हैं भाई? 1604 में दोबारा आते हैं ये भारत। ठीक है, जिसमें ये नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाते हुए आते हैं। ठीक, इसके बाद आपको मैं सन 1608 पर ले जाऊंगा, जहां पर हॉकिंग साहब आएगा, उस पर हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। और यहाँ से हम कल पढ़ेंगे कि कौन ब्रिटिश कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले नाम क्या था, द गवर्नर एंड कंपनी। आपका इस तरीके से जो कंपनी होगी उस पर हम कल चर्चा करेंगे, पूरी कंपनी का फ्रेमिंग करवाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहे, सुरक्षित रहिए।